जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो है 20 डेज़ टारगेट का सीरीज़ चल रहा है और आज हम लोग डे 5 करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने डे 4 तक कंप्लीट कर दिया है और आप लोगों के लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है वो डे 1 से कंप्लीट करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो हम आज करने वाले हैं डे 5 और सबसे पहले हिस्ट्री के सवालों को देखेंगे, इसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के सवालों को देखेंगे। ऊपर के साइड में आप लोगों को टाइमिंग दिख रहा होगा। आपको जिन जो भी टॉपिक कंप्लीट करना है आप वीडियोस को थोड़ा आगे बढ़ा करके उन टॉपिकों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर कि मूल निवासी यूरोपियों से क्या करते थे। ये यूरोपीय जो थे उनसे क्या करते थे, मित्रता, प्यार या फिर घृणा या फिर लड़ाई। तो ये लोग क्या करते थे ना, घृणा करते थे, है ना। दूसरा सवाल आते हैं। दूसरे सवाल पे कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी बड़े पैमाने पर क्या करते थे। तो दक्षिण अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो बड़े पैमाने पर खेती किया करते थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली जनजाति क्या कहलाती है। कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली जो जनजाति है वो क्या कहलाती है। ड्रॉपिस, फ्रंटियर, गुआना, काबिले। तो ये ड्रॉपिस कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहा गया है कि 1942 ईस्वी में अमेरिका की खोज का श्रेय कोलंबस को जाता है। वो कहाँ का रहने वाला था। अब ये कोलंबस जो था वो कहाँ का रहने वाला था, तो ये स्पेन का रहने वाला था। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यूरोपियों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का कारण आपको बताना है। यूरोपियों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का कारण क्या है। कच्चे माल की प्राप्ति, निर्मित माल की खपत, ईसाई धर्म का प्रचार, इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कहा गया है कि वह जलदस्यु कौन था जो अपनी यात्रा के बाद काफ़ी धन लेकर ब्रिटेन लौटा और रानी एलिजाबेथ ने उसे नाइट की उपाधि दी थी। तो वो था आपका ड्रैक। कौन था, ड्रैक था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इंग्लैंड में स्पेनिश ऑर्मिडा को किस वर्ष पराजित किया गया। तो इंग्लैंड में स्पेनिश ऑर्मिडा को जो पराजित किया गया वो किया गया था 1588 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि नेटिव का अर्थ क्या होता है। अब ये जो नेटिव है उसका अर्थ आपको बताना है। देखिए वे लोग जो अपने मौजूदा स्थान पर ही जन्म लिया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। सेटलर शब्द किनके लिए प्रयुक्त किया गया है। अब ये जो सेटलर शब्द है ये प्रयोग किया जाता है वे लोग जो किसी स्थान पर किसी दूसरे स्थान से आकर के बस गए हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेटलर बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। उत्तरी अमेरिका में मानव ने सर्वप्रथम कब प्रवेश किया था। तो उत्तरी अमेरिका में मानव ने जो सर्वप्रथम प्रवेश किया 20,000 वर्ष पूर्व प्रवेश किया था। ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ठीक है, 30,000 होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। उत्तरी अमेरिका के लोग किसके मांस का अधिक प्रयोग करते थे। घोड़ा, बकरी, सुगर नहीं, यहाँ पे शुगर होगा। बाइसन क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बाइसन, ऑप्शन नंबर डी। अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना। अब ये जो अमेरिका था वो स्वतंत्र कब हुआ था यार, तो 1783 में। नेक्स्ट है आपका रेड इंडियन कौन था। अब ये जो रेड इंडियन थे वो गेहवे वर्ण के वे लोग जिन्हें को कोलंबस ने गलती से इंडियन समझा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग उत्दात, उत्तम जंगली। ये शब्द किन लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया था। अब ये शब्द जो प्रयोग किया गया था ये किन के लिए प्रयोग किया गया था, अमेरिका के मूल निवासियों के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है मूल बाशिंदे यूरोपीय लोगों को उपहार के रूप में क्या देते थे। अब ये जो मूल बाशिंदे थे ये उपहार को मछली और रोएदार खाल दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कह रहा है यूरोपीय लोग मूल बाशिंदों को उपहार के रूप में क्या देते थे। तो ये उसको देते थे कंबल, लोहे के बर्तन, बंदूक और शराब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, रोएदार खाल प्राप्त करने के लिए यूरोपियन ने किन पशुओं का शिकार किया था। तो ऊदबिलाव का। किसका शिकार किया था, ऊदबिलाव का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। यूरोपीय प्रवासियों के आगमन का मुख्य कारण क्या था। तो इसके आगमन का जो मुख्य कारण था वो था परिवार में छोटे होने के कारण पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बन पाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुआ था।
तो ये जो स्थापित हुआ था, ये स्थापित हुआ था मैरीलैंड में। उसके बाद जो हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है आपका चिरोकी कहाँ के निवासी था। अब ये जो चिरोकी जो थे वो निवासी कहाँ के थे ये आपको बताना है, तो जॉर्जिया के निवासी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपके हिस्ट्री के टॉप 20 सवाल आज के लिए। अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफी की ओर। अब हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पहला सवाल देखिए, कह रहा है आपसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन किन प्रदेशों में पाए जाते हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं, क्योंकि सवालों की संख्या ज़्यादा है इसलिए सभी ऑप्शंस हम नहीं पढ़ेंगे और तेज़ी के साथ आप लोगों का रिवीजन कराने का काम करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण एवं आर्द्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कितना वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में मिलती है। सही जवाब हो जाएगा इसका 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वाले क्षेत्र में वार्षिक तापमान कितना होता है। सही जवाब हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष किन वनों में मिलते हैं। सही जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के प्रमुख वृक्ष समूह कौन से हैं। सही जवाब होगा इसका रोजवुड, महोगनी, एनी और एवनी, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। 6 नंबर में देखिए, कह रहा है आपसे कि 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। क्वेश्चन नंबर 7, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में कौन से वृक्ष समूह पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो वृक्ष समूह पाया जाता है बबूल, बेर, खजूर और खैर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे कि भारत में रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक चीड़ के पेड़ अंग्रेजों ने कहाँ लगवाए। तो इसको लगवाया था गढ़वाल और कुमाऊं में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में कि गढ़वाल और कुमाऊं में प्राकृतिक वनस्पति के रूप में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो पाया जाता है ओक का वृक्ष पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि अंग्रेजों ने वनों को साफ कर भारत में किसके बागान लगवाए थे। तो ये लगवाया था चाय का, कॉफ़ी का और रबड़ का। तो इनमें से तीनों हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, अंग्रेजों ने इमारत निर्माण के लिए लकड़ी का उपयोग किस गुण के कारण किया था। आखिर ऐसा क्या गुण था कि उन्होंने इमारत के निर्माण के लिए लकड़ी का प्रयोग किया। देखिए, वो उष्मारोधक होने के कारण, यानी वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, घर ठंडा रहेगा। सुलभ प्रचुरता, यानी आसानी से उसको मिल सकता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर शीतोष्णकटिबंधीय वन सोलास के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ कौन से प्रमुख वृक्ष मिलते हैं। तो ये होता है मैग्नोलिया, लैरेल, सिंकोना और बैटल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पर, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों के अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास है, कौन है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, ये उड़ीसा का चिल्का झील भी होगा, भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, यानी कि दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में, आर्द्र व अनूप क्षेत्र कितने प्रतिशत भाग पर चावल की खेती की जाती है। सही जवाब हो जाएगा 70% पर। कितने परसेंट पर, 70% पर। भारत में सबसे अधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक वन आवरण वाला जो राज्य है वो है आपका मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे, देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17, भारत में लगभग कितने क्षेत्रफल में आर्द्र भूमि है। तो ये जो है आपका 39 लाख हेक्टेयर पे। वन संरक्षण नीति को कब लागू किया गया। वन संरक्षण नीति लागू हुआ था आपका 1952 में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे कि वन संरक्षण नीति संशोधन कब किया गया। तो ये जो किया गया था ये किया गया था 1988 में। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 से 1979 में सामाजिक वानिकी को कितने भागों में बांटा।
करेक्ट आंसर 3 भागों में बांटा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे कि फॉर्म वानिकी के अंतर्गत इनमें से कौन आते हैं। तो फॉर्म वानिकी के अंतर्गत जो आते हैं, खेतों की मेड़ों पर वृक्षारोपण, घर के पास खाली जमीन पर वृक्षारोपण, पशुओं को बाड़ों पर वृक्षारोपण, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, वानिकी और खेती एक साथ करना किस सामाजिक वानिकी का भाग है। सही जवाब हो जाएगा इसका कृषि वानिकी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 पे, विद्यालय में पेड़ लगाना किस सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आता है। तो सामुदायिक कृषि वानिकी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24, नीलगिरी जीवमंडल निचय किस राज्य में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, यूनेस्को के द्वारा कितने जीवमंडल निश्चय को विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 12, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पर, इनमें से कौन यूनेस्को द्वारा जीवमंडल निश्चय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त नहीं है। सही जवाब हो जाएगा आपका मानस, ऑप्शन नंबर डी। सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, देश में कितने नेशनल पार्क हैं आपको बतानी है। करेक्ट आंसर होगा 103। देश में कितने वन्य प्राणी अभयारण्य अभय है यानी कि अभयारण्य है। सही जवाब हो जाएगा आपका 563। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम को कब पास हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा एग्जाम के लिए। तो 1972 में। तो ये था ज्योग्राफी के टॉप 30 आज के लिए। आते हैं आप पॉलिटिकल साइंस की ओर। अब हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल है कि नागरिकता शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले किस देश में हुई थी। ऑप्शंस आपके पास हैं। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो प्राचीन यूनान में सबसे पहले हुई थी। दूसरा सवाल देखिए, सबसे पहले किसने कहा था कि नागरिकों के मिलने से राज्य बनता है। तो ये बात किसने कहा था, प्लूटो ने कहा था। किसने कहा था, प्लूटो ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास नामक पुस्तक की रचना किसने किया है। काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान में रखना है। तो इसके जो किया है ये किया था टी.एच. मार्शल ने। किसने किया था, टी.एच. मार्शल ने। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि नागरिक अधिकार हिफाजत करता है। नागरिक अधिकार जो है किस चीज़ से हिफाजत करेगा, व्यक्ति के जीवन का, व्यक्ति को आज़ादी का, संपत्ति का, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे, भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ये पारित हुआ 1955 में, ऑप्शन नंबर बी। मार्शल सामाजिक वर्ग को किस रूप में चिन्हित किया है। मार्शल सामाजिक वर्ग को किस रूप में चिन्हित किया है, तो असमानता की व्यवस्था के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे, भारत में किस प्रकार की नागरिकता को अपनाया गया। भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया, ऑप्शन नंबर ए। मार्शल के अनुसार नागरिकता में कौन कौन अधिकार शामिल होते हैं। तो ये शामिल होता है आपका नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किसने नागरिकता को किसी समुदाय की पूर्ण सदस्यता के रूप में परिभाषित किया। सही जवाब हो जाएगा टी.एच. मार्शल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, एक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता कैसे त्याग सकता है। तो एक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता स्वैच्छिक त्याग के द्वारा दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करके, यानी इनमें से दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो कौन से देश में है दोहरी नागरिकता का प्रावधान, ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अब यहाँ से कौन से देश में दोहरी नागरिकता नहीं चलती है वो बताना है। तो ब्रिटेन में नहीं चलेगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, किसी लोकतांत्रिक देश के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलना अनिवार्य है। तो कौन कौन सा अधिकार मिलना अनिवार्य हो जाएगा, मतदान का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर नेता थे। कहाँ के थे बताना है आपको। सही जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे कि किसने कहा था कि हमें अपने रचनात्मक प्रतिरोधों को कभी शारीरिक हिंसा में डालकर पतन का शिकार नहीं होने देना चाहिए।
तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? ये 1954 से 1968 के बीच हुआ था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब कर दिया गया? तो इसका जो अंत हुआ वो 1865 में हुआ, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा का अंत कर दिया? तो अब्राहम लिंकन ने किया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ वो हुआ आपका 1861 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के अनुसार भेदभाव पर रोक किस आधार पर लगाया जाता है? तो धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और मूल एवं वंश। तो उपरोक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में एक समान नागरिकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी बाधा इनमें से कौन सी है आपको बतानी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक असमानता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23, मुंबई के झोपड़ियों पट्टियों में रहने वाले लोगों के आश्रय के अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय में किसने याचिका दायर किया था? तो ओल्गा टेलिस ने, ऑप्शन नंबर बी। ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम पर मुंबई हाई कोर्ट ने कब फैसला दिया था? तो 1985 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है आपको बताना है। अब हमारा जो भारत है वो कौन सा राष्ट्र है? तो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। दलाई लामा शरणार्थी के रूप में भारत कब आए थे? तो ये आए थे 1959 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 27, दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता पाने के लिए लंबी अवधि तक संघर्ष करना पड़ा था, किनको आपको बतानी है? सही जवाब अश्वेत लोगों को, यानी कि काले लोगों को। भारत के किस प्रकार का राष्ट्र है? ये भारत जो है वो किस प्रकार का राष्ट्र है आपको बतानी है। तो भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 पे, समान नागरिकता के लिए दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोग कब तक संघर्ष करते रहे? कब तक इन लोगों ने संघर्ष किया था? तो 1990 के दशक तक। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो भाग 2 में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। आइए अब स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। अब स्टार्ट करने वाले हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पर्यावरण में सम्मिलित है, आपको बताना है कौन सम्मिलित है। तो पर्यावरण में सम्मिलित हो जाएगा सभी जैविक तत्व भी और सभी अजैविक तत्व भी, यानी कि दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, इसमें कह रहा है निम्नांकित में से अजैविक तत्व कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे जिसमें जान नहीं है, वन में तो जान होता है, मत्स्य होता है, पशु होता है, लेकिन सूर्य के किरण में ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 में, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर को ठंडा रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हम लोग प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे कि ओजोन अपक्षय का अर्थ समताप मंडल में ओजोन मात्रा में डैश की वृद्धि होती है। क्या होती है भाई बताना है, मात्रा में, ओजोन की मात्रा में क्या होगा? ठीक है, तो ओजोन की जो मात्रा में, सॉरी यहाँ पे वृद्धि नहीं होगी, कमी हो जाएगी। जब ओजोन की कमी होती है ना तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में आने से कौन रोकेगा? तो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के जो वायुमंडल में आने से ओजोन परत ही रोकता है, और इसकी कमी होगी तो फिर वो नहीं रोक पाएगा। ठीक है। जानवरों के अपशिष्ट से कौन सी गैस निकलती है? तो जानवरों के जो अपशिष्ट होते हैं उनसे हम लोग को मीथेन गैस निकलता है। पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं वैश्विक उष्णता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे कि भूमि के अपक्षय के लिए उत्तरदायी कारक आपको बतानी है। तो भूमि के अपक्षय के लिए उत्तरदायी कारक क्या हो जाएगा? वन का विनाश, लकड़ी और चारों का निष्कर्षण, भूमि जल का अधिक निष्कर्षण, उपयुक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे कि काली मिट्टी डैश की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अब ये जो काली मिट्टी होती है ये कपास की खेती के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। डैश की पूर्ति निरंतर बनी रहती है, किसकी पूर्ति हमेशा बनी रहेगी? तो नवीकरणीय संसाधन की। क्वेश्चन नंबर आता है 11 पे, कह रहा है आपसे कि डैश निष्कर्षण और उपयोग के समाप्त हो जाते हैं। डैश निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं, तो गैर नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे, कह रहा है कि आजकल विश्व के सामने 2 प्रमुख पर्यावरण समस्याएं हैं। कौन कौन समस्याएं हैं ये आपको बतानी है। तो वैश्विक उष्णता और ओजोन अपक्षय, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे, पर्यावरण के कार्य हैं। पर्यावरण का कौन सा कार्य है भाई? तो ये हो जाएगा आपका संसाधनों की पूर्ति, अवशेष को समाहित कर लेता है,
जीवन को पोषण देता है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ओजोन पाई जाती है, ओजोन कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है, तो ये पाया जाता है समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओजोन के अपक्षय का कारण आपको बताना है, इसकी क्या कारण है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। त्वचा कैंसर का कारण हो सकता है, त्वचा कैंसर का कारण कौन हो सकता है, पाराबैंगनी किरणें। अपिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक से संबंधित है। अपिको का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है बाहों में भरना, ठीक है। जैविक कीटनाशक रसायन बनाए जाते हैं, अब ये जो जैविक कीटनाशक रसायन है वो कैसे बनाए जाते हैं, तो नीम से बनाए जाते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1974 में हुई थी। अगले सवाल पे आते हैं, कंपोस्ट खाद बनाने में कौन सा जीव उपयोग किया जाता है, तो कंपोस्ट खाद बनाने में जो जिस जीव का प्रयोग करते हैं वो है आपका केचुआ। वैश्विक उष्णता का कारण आपको बताना है, ऐसा क्या कारण है कि वैश्विक उष्णता होती है, तो ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि हो जाने के कारण। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 पे। 1997 में जापान के डैश में जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, कहाँ पर हुआ था ये आपको बतानी है, तो क्योटो में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, वैश्विक उष्णता के दीर्घकालीन परिणाम क्या हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ध्रुवीय हिम का पिघलना, पारिस्थितिक संतुलन के कारण प्रजातियों की विलुप्ति, उष्णकटिबंधीय रोगों के प्रभाव में बढ़ोतरी, तो उपयुक्त में से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है ये, तो ओजोन के अपक्षय से। धारणीय विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन किया है ब्रेटलैंड कमीशन ने, ठीक है। नेक्स्ट है हरमन डेली कौन था, तो अब हरमन डेली कौन था, ये था पर्यावरणवादी अर्थशास्त्री था एक। अगले सवाल पे आते हैं, दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में डैश ईंधन के रूप में प्रयोग से वायु प्रदूषण बड़े पैमाने पर कम हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है दिल्ली में जिससे वायु प्रदूषण कम हो गया, तो सीएनजी का प्रयोग हुआ है, ठीक है। क्लोरीन और ब्रोमीन, याद रखिएगा, क्लोरीन और ब्रोमीन के यौगिक के रूप को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने उद्योगों के कितने श्रेणियों की पहचान प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के रूप में कर दिया, यानी कितने उद्योग हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं उसकी पहचान की गई है, तो 17 उद्योग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 17 से खतरा, ठीक है, याद रखिएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।